हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी है वो और काफी अच्छी चल रही होगी और काफी अच्छे तरीके से आप मेहनत कर रहे होंगे। उसी मेहनत को और मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए आ चुका है आपका अपना छोटा या बड़ा भाई, आपके गौरव सर। मेरे भाइयों, चलिए अपन जो बात कर रहे थे राजस्थान की वन संपदा टॉपिक को लेकर, मेरे भाइयों इसके अंतर्गत अपन वनों के वर्गीकरण को बेटा दो भागों में बांटा था, जिसमें कल अपन ने देखा था राज्य वन अधिनियम 1953 के तहत कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण जो कंप्लीट किया था, जिसमें आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत थे। आज जो अपना चलेगा वो चलेगा बेटा वनों का भौगोलिक वर्गीकरण और कुछ प्रमुख वृक्षों पे अपन क्या करेंगे, स्पेशली चर्चा करेंगे। तो यह सेशन गजब का होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है, एनर्जी से भरपूर होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी मेरे भाइयों लाइव आ चुके हैं उनसे एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके और बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद अपन प्राप्त करते हुए इस क्लास को डेली आगे बढ़ाते ही है, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से मैं और आप सब अपने मुकाम को हासिल करने वाले हैं मेरे भाइयों। चलिए अगली एक बात मेरे भाइयों, जो हमेशा एक पॉजिटिव थॉट के साथ इस क्लास की शुरुआत होती है, वो आज आपके लिए क्या है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। क्या बात कही गई है। बिल्कुल बेटा, सफलता के लिए क्या खास समय होता है? अरे अपने ही समय को खास बना लेना चाहिए। अब बताइए, अपन दोनों ने मिलकर बताइए 8 से 9 का जो समय है ये ऐसा प्रतिबद्ध कर लिया है कि इसमें तो क्लास अपन ज्योग्राफी की पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा और आप क्लास लेंगे, नहीं है क्या? तो भाई साहब ये बहुत जरूरी हो जाता है अपने सिद्धांतों के साथ जीना। राजस्थान की वन संपदा के अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं मेरे भाइयों, और वन संपदा के अंतर्गत किस पे बात करेंगे, तो भौगोलिक वर्गीकरण पर। अब आराम से आप मस्त होकर समझिएगा और भाई साहब बहुत धैर्य के साथ मुझे सुनिएगा। अब चलेगा अपने राजस्थान का वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। सबसे पहले तो ये कि इसमें जो वनों के आपके टाइप रहने वाले हैं बेटा, वो वनों के टाइप कितने रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये, तो इसमें वनों के प्रकार रहेंगे आपके 5। आधार किसको मानकर दिया गया है ये तो ध्यान रखना, वर्षा, तापमान और उच्चावच। मतलब कल आपको ये पूछा जाए कि वनों का जो वर्गीकरण है, भौगोलिक जो वर्गीकरण है, उसमें आधार क्या रहेगा, तो आप कहेंगे वर्षा, तापमान और उच्चावच को आधार मान के ये वर्गीकरण किया गया है। जबकि जो आपका कानूनी या वैधानिक वर्गीकरण था वो ध्यान रहे राज्य वन अधिनियम 1953 के तहत वर्गीकृत किया गया था। बिल्कुल सर। अब जो भौगोलिक वर्गीकरण है इसके अंतर्गत आपने कहा है सर कितने टाइप के वन रहेंगे, 5 टाइप के। तो बेटा कौन कौन से रहेंगे, आइए तो देखो, इधर आपके जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले आते हैं, इधर कौन से टाइप की आपकी वनस्पति रहने वाली है, ध्यान से सुनना। इधर की तरफ मेरे भाइयों जो ये आपका एरिया रहेगा लगभग, इधर आपकी कौन सा वेजिटेशन मिलने वाला है आपको, ओके सर। और इधर की तरफ मेरे भाइयों जो ये वाला एरिया रहेगा, इधर की तरफ कौन सा वेजिटेशन रहेगा, और सिरोही वाला ये वाला भाग, इधर की तरफ आपका कौन सा वेजिटेशन रहेगा। तो देखो 5 टाइप के वन आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाइयों कि जब आप बेटा इधर से इधर जाते हो राजस्थान के अंतर्गत, एक टाइप ये भी रहेगा, मैं इसे अलग कलर से नियुक्त कर देता हूं। चलिए ठीक है सर। अब सुनिए, जब बेटा आप इधर से इधर की तरफ जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है, हर बच्चे को पता है कि इधर से इधर जाने पे मेरे भाइयों जो वर्षा की मात्रा है ना राजस्थान के अंतर्गत वो लगातार बढ़ती है। तो बेटा इसमें जो एक टाइप पहला बताया गया है, यहाँ पे वेजिटेशन कम पाया जाता है, लेकिन उस टाइप का नाम क्या है मेरे भाइयों, तो इस वाले वनों को कहेंगे आप उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कटीले, जी गुरुजी, या फिर इनको बोलेंगे आप मरुस्थलीय वन। उष्ण कटिबंधीय कटीले या मरुस्थलीय वन इनको कहा जाएगा मेरे भाइयों। जो सेकंड नंबर वाले वन रहेंगे इन्हें आप बोलेंगे, इनको बोला जाता है क्या, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, इन्हें कहेंगे उष्ण कटिबंधीय धौक वन। क्या बोला जाता है बेटा इनको, उष्ण कटिबंधीय धौक वन। तो पहला जो टाइप रहेगा आपका वो तो रहेगा उष्ण कटिबंधीय कटीले या मरुस्थलीय वन। दूसरे वाले रहेंगे जिनको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय धौक वन। और ये वाला वेजिटेशन बेटा वो है, ये वाला वेजिटेशन बेटा वो है पूर्वी राजस्थान वाला, जो मानसून के आने से पहले अपने पत्ते गिरा देती है ये वनस्पति। तो उस पत्ते गिराने वाली वनस्पति को अपन कहते हैं पर्णपाती या पतझड़ या मानसूनी वनस्पति। लेकिन एक बात ध्यान रहे, ये जब वनस्पति पत्ते गिराती है तो उससे पहले आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है कि उससे पहले जो ऋतु चल रही होती है वो आपकी शुष्क ऋतु मतलब ग्रीष्म ऋतु होती है। और ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, ड्राई मतलब शुष्क होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
तो इसमें क्या करना है आपको, जब ये नाम आप बोलो वनस्पति का तो देखो कैसे बोलना होगा, उष्ण, शुष्क, पर्णपाती या पतझड़ या मानसूनी वनस्पति। क्योंकि जो ये अपने पत्ते गिराती है ये वनस्पति, उससे पहले हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही होती है। ग्रीष्म ऋतु जैसे ही पीक पॉइंट पे होती है तब अपने यहाँ मानसून सक्रिय होता है, और मानसून सक्रिय होता है तो उससे पहले ग्रीष्म ऋतु में अपनी वनस्पति पत्तियां गिरा चुकी होती है वनस्पति, और जैसे ही मानसून आता है तब वापस से इसको नमी मिलती है तो फिर वापस से पत्तियां हरी भरी आने लग जाती है। तो इसको क्या टाइटल आपको देना है नाम के आधार पे वो ध्यान रहे। तो इसको आप बोलेंगे बेटा, ये ध्यान रहे, उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क मानसूनी, उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती, ओके सर, और या मेरे भाइयों इसे बोलेंगे पतझड़। उष्ण मानसूनी शुष्क पर्णपाती या पतझड़ वनस्पति इसको कहा जाता है। अब नंबर 4 पे जो अपन लेके आ रहे हैं, ये जो नाम रहेगा इसे आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय। इधर की तरफ सागवान वन की प्रधानता काफी पाई जाती है, तो आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। बेटा क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। और ये जो आपका एक लास्ट रह गया है 5, इससे भाई साहब क्या बोलेंगे, तो अभी तक मैंने 4 जो नाम दिए उनमें पहला रहेगा उष्ण कटिबंधीय कटीले या मरुस्थलीय वन, दूसरा रहेगा उष्ण कटिबंधीय धौक वन, तीसरा जो आपके पत्ते गिराती है वनस्पति उसके लिए एक शब्द बहुत अच्छा है, ध्यान रखना, उष्ण शुष्क मानसूनी पर्णपाती या पतझड़ वन। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की तरफ सागवान वन की बहुलता देखने को मिलती है, तो उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। अब जो ये माउंट आबू वाला एरिया रह चुका है बेटा, जी सर, ये जो माउंट आबू वाला एरिया है इसका जो आपका क्लाइमेट है वो बाकी के राजस्थान के क्लाइमेट से अलग है, क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, उष्ण नहीं लगाना आपको, यहां पे लगाना है उपोष्ण। क्या लगाना है बेटा, उपोष्ण। बिल्कुल गजब बात सर। हाँ, तो बेटा और सब क्लाइमेट में आपका क्या लग रहा था अब तक, उष्ण, लेकिन इसका जो क्लाइमेट है वो बाकी के स्थानों से अलग है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पे, और ऊंचाई पे जाने पे आपको पता ही है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, कम। तो यहाँ उष्ण जैसी कंडीशन नहीं, यहाँ पे मिलेंगे आपको उपोष्ण जैसी कंडीशन। तो बेटा इसीलिए देखो इसे बोलते हैं बेटा उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय इसे कहा जाता है सदाबहार वन, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, या इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप जी गुरुजी, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन भी इनको बोला जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन भी कहा जाता है। तो बताइए अपन ने कितने टाइटल यहां पे लिए हैं वनों के मेरे भाइयों, तो ध्यान रखना 1 2 3 4 और 5, अपने 5 टाइप के प्रकार के वन अपन ने लिए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि मेरे भाइयों ये कितने कितने प्रतिशत पे रहेंगे, इनमें वर्षा का एवरेज क्या रहेगा। तो सुनिए भाई साहब, उष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थलीय वन है ये लगभग आपके 6% पे रहेंगे, धौक जो बने ये लगभग आपके 58% पे रहेंगे, ये लगभग आपके 28% पर रहेंगे, और ये लगभग आपके 7% पे रहेंगे, और जो आपके सदाबहार वन है जिन्हें आप उपोष्ण कह रहे हैं वो लगभग 1% से भी कम एरिया पर रहेंगे। तो ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय कटीले मरुस्थलीय वन 6% पे, धौक जो बने वो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, कितना 58%, उष्ण शुष्क मानसूनी पर्णपाती पतझड़ 28 पे रहेगा, सागवान वाले 7 पे रहेंगे, और सदाबहार वाले जिन्हें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या पर्वतीय वन आप कह रहे हैं वो केवल 1% पे रहेंगे। सर वर्षा का एवरेज क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, इधर से इधर जाने पे वर्षा बढ़ेगी आपको मालूम है जी गुरुजी। इसमें जो वर्षा का एवरेज रहेगा वो 0 से 30 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। सेकंड वाले में रहेगा बेटा 30 से 60 सेंटीमीटर रहेगा, ओके सर, ठीक है। यहां आप ध्यान रखेंगे पर्णपाती में जो आपका वर्षा का एवरेज रहेगा वो 50 से 80 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है सर। सागवान वाले में कितना रहेगा तो ध्यान रखना बेटा 75 से 110 सेंटीमीटर रहेगा सर, 75 से 110 सेंटीमीटर। और यहां पे जो रहेगा बेटा वो 150 सेंटीमीटर से क्या रहेगा, अधिक रहेगा, 150 सेंटीमीटर से अधिक। तो देखो यहां वर्षा को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रमबद्ध डिजिट में नहीं है, शुरू में 0 से 30 और 30 से 60 है, फिर आपके पर्णपाती के अंतर्गत जो है वो 50 से 80 है, और फिर आप 5 और कम करेंगे तो 75 से 110 रहेगी। कितनी रहेगी, 75 से 110। इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए वर्षा को मैं यहां पे समझाता हूं, आइए। 0 से 30 आप ऐसे लिख लो एक बार मेरे तरीके से, 30 से 60, 60 से 90 और 90 से 120।
लास्ट वाले में तो आपको याद रखना ही है 150 सेंटीमीटर से अधिक है, तो इसे तो ब्लॉक करो, इसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब सर वर्षा आपने तो अलग लिखी है, यहां पे अलग है, मैं बता रहा हूं इजी कैसे करेंगे। 0 से 30 में कोई बदलाव नहीं करेंगे, 30 से 60 में कोई बदलाव नहीं। अब 60 के बाद ये जितने भी डिजिट है इन सब में से 10-10 हटा दीजिए, आप 10-10 हटा दीजिए। अब बताओ इस 10 में 60 में से 10 गया तो कितना बचा 50, और 90 में से 10 गया तो कितना बचा बेटा 80, 90 में से 10 गया तो कितना बचा 80, और या 120 में से 10 गया तो कितना बचा 110। अब देखो वहां पे ये निकल के आ गई 50 से 80, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वाली जो है 80 से 110, अगर बिल्कुल ऑथेंटिक चाहिए तो इसमें से 5 और घटा दीजिए, तो ये आ जाएगी 75 से 110। तो ऐसे भी इसे याद किया जा सकता है 30-30 के राउंड फिगर में, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120। अब ध्यान रहे आपको 0 से 30 में कोई बदलाव नहीं करना, 30 से 60 में कोई बदलाव नहीं करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उसके बाद ध्यान रहे मेरे भाइयों, जैसे ही आपने यहां आओगे 60 से 90, तो इसमें से 10-10 माइनस करेंगे तो 50 से 80, और इसमें भी 10-10 माइनस करेंगे तो आपका 80 से 110, और 80 को बिल्कुल सही लिखना है तो 5 और माइनस कर देना, 75 से 110। ओके सर, तो अपने राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों कितने टाइप के वन अपन को मिलने वाले हैं बेटा भौगोलिक वर्गीकरण में, ध्यान रहे 5 टाइप के वन मिलेंगे। अब इनमें सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उष्ण कटिबंधीय कटीले मरुस्थलीय वन पे। चलिए सर, तो सबसे पहले जो अपने पास रहने वाले वो रहेंगे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय वन, या जिसको जीरोफाइट्स वन भी कहते हैं। सबसे पहले यहां पे ये देखेंगे वर्षा का जो एवरेज था वो आपके पास आया था 0 से 30 सेंटीमीटर, प्रतिशत जो था आपके पास वो आया था कितना 6%। विस्तार कहां पे रहेगा तो पूर्ण रूप से शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा। जैसे कि सर इधर की तरफ आप आएंगे तो एक जिला यहां पे रहेगा जैसलमेर, जी गुरुजी, एक इसके अंतर्गत आएगा बीकानेर, ओके सर, एक इसके अंतर्गत बेटा जिला रहेगा आपका बाड़मेर, ओके सर, और एक इसके अंतर्गत जिला रहेगा जिसे आप कहेंगे क्या जोधपुर, क्या कहेंगे जोधपुर। इसका मतलब इन वनों का जब आप विस्तार देखने के लिए बेटा जाओगे ना मैप के अंतर्गत, तो इसमें लगभग ये आपके क्षेत्रफल में बड़े जिले जो आते हैं, यहां जो आपके ये क्षेत्रफल में बड़े जिले आते हैं वो यहां पे रहेंगे। तो यहां जो आपकी वनस्पति पाई जाएगी इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत, इसको आप कहेंगे मेरे भाइयों उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय या कटीले वन कहा जाएगा, जिसे अपन उष्ण मरुद्भिद कटीले या जीरोफाइट्स वन कह के भी संबोधित कर सकते हैं। वृक्ष या घास इसमें कौन कौन सी रहेगी बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि वृक्ष या घास यहाँ पे कौन कौन सी आने वाली है। तो इसके अंतर्गत जो वृक्ष रहेंगे उनमें ध्यान रखना बेटा, एक तो जी गुरुजी इसमें बेटा एक तो आता है आपका नागफनी, क्या आता है नागफनी, जिसको आप केक्टस कहते हो, जी गुरुजी केक्टस, नागफनी केक्टस, ओके सर। एक आता है आक, क्या आता है आक। इसके अलावा यहाँ पे कटीली झाड़ियां आपकी आती हैं, जी सर। और बेटा एक और यहाँ पे ये जिसे आप कहते हैं डंडाथोर, क्या डंडाथोर। तो जो आपके वृक्ष या घास का जो समूह रहेगा वो ये रहेगा। इधर कुछ घासें भी पाई जाती हैं, सेवड़ है, धामड़ है, करण है, अंजन है, लेकिन ये कुछ ऐसी वेजिटेशन है मेरे भाइयों वृक्ष के रूप में पाई जाती है, जिसमें से आप एक नागफनी या कैक्टस, एक आक, एक कटीली झाड़ियां और एक डंडाथोर, ये आपको याद रखना है कौन से वाले के अंतर्गत बेटा उष्ण मरुद्भिद या उष्ण कटीले या जीरोफाइट्स वन के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो वृक्ष या घास के रूप में मैंने बताया उसमें एक रहेगा आपका नागफनी, नागफनी को आप क्या कह सकते हैं बेटा कैक्टस कह सकते हैं, ठीक है सर। एक रहेगा मेरे भाइयों आक, ओके सर। इसके अलावा बेटा इसमें आएंगी आपकी कटीली झाड़ियां, क्या आएंगी कटीली झाड़ियां सर। और मेरे भाइयों एक रहेगा इसके अंतर्गत डंडाथोर, क्या रहेगा डंडाथोर। अब बात करते हैं मेरे भाइयों किसकी, तो विशेष की। अब विशेष क्या रहने वाला है सर, तो ध्यान रखना जो ये आपका उष्ण मरुद्भिद या उष्ण कटीले या जीरोफाइट्स जो बने इसमें विशेष क्या रहेगा, तो विशेष ये रहेगा बेटा अगर ये वाली वेजिटेशन यहां नहीं होती तो बताइए जो मरुस्थल के अंतर्गत जो आपकी पवनें चलती हैं, मरुस्थल में जब आपके ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं, तो बताइए ये पवनें जब अगर ये वेजिटेशन नहीं होती तो बताइए ये मरुस्थल लगातार आगे की ओर बढ़ता कि नहीं बढ़ता, बिल्कुल बढ़ता। तो जो भी वेजिटेशन होती है ना बेटा वो हमेशा ध्यान रखो वो मरुस्थल को आगे बढ़ने से या मिट्टी के अपरदन होने से उसे रोकती है। इसलिए बेटा कल को ये पूछे कि इसका विशेष या महत्व क्या है इस वेजिटेशन का, तो आपको ध्यान रखना है यह जो वनस्पति होती है वो मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। इसका मतलब मरुस्थलीय प्रसार को रोकने में अगर कोई सहायक वनस्पति है राजस्थान के अंतर्गत तो ध्यान रखना वो उष्ण मरुद्भिद या उष्ण कटीले वन या जीरोफाइट्स वन का नाम आपको लेना है। तो बताइए कितने प्रतिशत पर रहे, आप कहेंगे सर 6% पर रहे। वर्षा कितनी रही, आप कहेंगे सर 0 से 30 रही।
विस्तार कहां पे रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े जिले रहे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर रहे। ओके सर। वृक्ष कौन कौन से आएंगे, तो आप कहेंगे सर नागफनी आएगा, जिसको कैक्टस भी कहते हैं। आक इसके अंतर्गत आता है, कटीली झाड़ियां आती है और डंडा थोर आता है। और सर विशेष क्या है, तो आप कहेंगे कि ये जो वनस्पति है मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। और दूसरा विशेष क्या है, ये राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाइयों इस जगह पे। जी सर। तो विशेष में अपन क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहली बात तो ये विशेष के अंतर्गत मेरे भाइयों कि यह वनस्पति, ध्यान रखना बेटा, यह वनस्पति आप कहेंगे मेरे भाइयों मरुस्थलीकरण को, यह वनस्पति मरुस्थलीकरण को तो आपका कहना रहेगा रोकने में सहायक है। तो यह वनस्पति मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है। सेकंड बात ये ध्यान रखेंगे, यह मुख्यतः राजस्थान के बेटा आपके कौन से एरिया में, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में, यह मुख्यतः राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में मेरे भाइयों पाई जाती है। तो यह मुख्यतः राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे अपन कहते हैं उष्ण मरुद्भिद या उष्ण कटीले या जीरोफाइट्स वन। अब चलेंगे बेटा इससे आगे, और इससे आगे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो दूसरा टाइप आपके पास आएगा, जिसे आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय धौक वन। क्या कहेंगे बेटा, उष्ण कटिबंधीय धौक वन। ओके मेरे भाइयों, देखो इतने अच्छे तरीके से जब क्लास चल रही हो मेरे भाइयों, बिल्कुल बेटा आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन देखो मैं कई बार आपसे कह चुका हूं बेटा क्लास को शेयर भी कर दिया करो, जिससे अत्यधिक संख्या में और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट पे पहुंचते हैं मेरे भाइयों, और अपने पास सेकंड पॉइंट क्या है वो देखिए। सेकंड नंबर पे जो रहेगा वो रहेंगे उष्ण कटिबंधीय धौक वन। कौन से बेटा, उष्ण कटिबंधीय धौक। ये कहां पे मिलने वाले हैं, तो इस एरिया को तो अपन कवर कर ही चुके हैं जी गुरुजी, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अब ये वाला एरिया रहेगा, और इस वाले एरिया में ये वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप कह रहे हैं क्या, उष्ण कटिबंधीय धौक वन। ओके सर। अब ये कहां पे ये वेजिटेशन देखने को आपको मिलेगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे मेरे भाइयों मेरी बातों को जो मैं समझा रहा हूं। जी गुरुजी बिल्कुल समझाइए आप। तो सुनिए भाई साहब, ये वन आपके यहां तो मिलेंगे, प्लस आपकी ये वेजिटेशन अरावली पे भी खूब देखने को मिलती है। अरावली के जिले भी इसी में रहेंगे धौक वाले एरिया में, ठीक है सर। तो यहाँ पे अरावली के भी बिल्कुल भाई साहब, अरावली के अंतर्गत भी ये वेजिटेशन आपको खूब देखने को मिलेगा। जी गुरुजी ओके सर। तो चलिए अरावली में भी जो आने वाले जिले हैं उनमें भी किस प्रकार के वन रहेंगे बेटा, तो ध्यान रखना उनमें भी आपके धौक वन रहेंगे। ओके सर, ठीक है सर। फिर इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखें, करौली और सवाई माधोपुर के अंतर्गत भी ये आपका वेजिटेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये कितनी जगह वेजिटेशन आपका देखने को मिल रहा है, इसीलिए तो 58% भाग पे है भाई, इसीलिए तो 58 पे है। अब बताइए एक तो आपको ये कहां देखने को मिल रहा है, तो ध्यान रखना बेटा, एक तो आपको मिलेगा अर्धशुष्क मरुस्थल वाले एरिया में। अब अर्धशुष्क मरुस्थल का मीनिंग है घग्गर बेसिन, शेखावाटी, नागौरी भूमि और लूनी बेसिन, इन चारों में देखने को मिलेगा। दूसरा और कहां देखने को मिलेगा ये आपका वेजिटेशन, तो अरावली के जितने भी जिले आते हैं उन सब में ये वेजिटेशन देखने को मिलेगा अरावली क्षेत्र में। ओके सर। और इधर की तरफ से मेरे भाइयों जो ये एरिया है जिसको मैं कहूंगा करौली और सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन बेटा एरियाओं के अंतर्गत ये आपका जो वेजिटेशन पाया जाता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय धौक वन। अब अच्छे बच्चे होंगे तो पता है क्या करना है आपको बेटा, इन वाले जिले याद नहीं करने, बस मैंने जैसे बताया ऐसे ध्यान रखना है। अर्धशुष्क मरुस्थल में मिलेगा, अब मैं कहूं शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, मैं कहूं घग्गर बेसिन बिल्कुल श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, मैं कहूं नागौरी उच्च भूमि तो नागौर आ जाएगा, मैं कहूं लूनी बेसिन तो आप क्या करेंगे पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर वाला एरिया इसमें काउंट कर लेंगे, और इधर की तरफ से मेरे भाई करौली और सवाई माधोपुर और अरावली के सारे जिले। तो आपको अच्छे बच्चे होने के नाते क्या करना है, इन जिलों को याद नहीं करना, ठीक है सर। क्यों सर, अरे भाई अपन सागवान वाले जिले याद करेंगे और पर्णपाती या पतझड़ वाले याद करेंगे, और एक करेंगे सदाबहार वाले, और ये अपन को याद हो ही चुके, इनको अपन करेंगे पर्णपाती वालों को, सागवान वाले और सदाबहार वाले, तो बच्चे कुछ सब किस में चले जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय धौक वन के अंतर्गत आ जाएंगे, राइट। तो बेटा ऐसे भी कभी कभी चीजें याद करनी चाहिए आपको, बिल्कुल। चलिए अब सुनिए मेरे को अच्छे तरीके से आप, वर्षा का जो इसमें एवरेज आपका रहेगा वो मैं पहले ही बता चुका था, 0 से 30 इसमें था, तो भाई साहब 30 से 60 इसमें रहेगा। ओके सर। प्रतिशत की बात करें तो वहां पे
6% था और यहां पे कितना रहेगा 58% रहेगा। ओके सर, यहां 58% पे आप आ जाएंगे और वहां पे वर्षा कितनी थी बेटा 0 से 30, यहां पे वर्षा रहेगी 30 से 60। वहां प्रतिशत था आपका 6, यहां परसेंटेज आपका रहेगा कितना 58। अब बात अगर विस्तार की आएगी तो ध्यान रखना, ये कुछ हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि विस्तार जो देखने को मिलेगा बेटा वो अर्धशुष्क मरुस्थल में मिलेगा। जी गुरुजी, अरावली में मिलेगा, अरावली क्षेत्र। ओके सर, अरावली क्षेत्र। और इसके अलावा मेरे भाइयों 2 जिले ये, जिनमें एक को कहेंगे करौली और आप एक को कहेंगे सवाई माधोपुर, यहां पे इनका विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है सर। अब वृक्ष या घास में कौन कौन से आते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इसमें राजस्थान का प्रमुख वृक्ष क्या खेजड़ी आता है सर, इसके अंतर्गत सर रोहिड़ा आता है। ओके सर, इसके अंतर्गत सर कैर आता है, इसके अंतर्गत सर बेर आता है और इसके अंतर्गत बेटा बबूल आता है। कुछ नहीं करना, दूसरे वाले वनों के अंतर्गत कैसे याद रखना है, एक तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आता है जिसको आप खेजड़ी कहते हैं, एक राज्य पुष्प आता है जिसे आप रोहिड़ा कहते हैं, और उसके बाद एक टैगलाइन सी बोलनी है स्पीड के साथ, कैर वैर बबूल। खेजड़ी रोहिड़ा कैर वैर बबूल, बस इतना याद रखना है। एक तो रहेगा अपना राज्य वृक्ष, इसमें खेजड़ी, एक रहेगा रोहिड़ा और उसके बाद एक ही टैगलाइन के साथ आगे बढ़ना है, कैर वैर बबूल, कैर वैर बबूल। बिल्कुल राइट सर। ओके, अब चलते हैं इसमें विशेष क्या है। तो बेटा सबसे पहला विशेष तो यह है कि ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाए जाने वाले वन है, 58% पाए जा रहे हैं। तो पहला तो यही ध्यान रखना कि ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वृक्ष है। और दूसरी बात, इनको जब आप गौर से देखेंगे खेजड़ी रोहिड़ा कैर वैर और बबूल, तो बेटा इनकी लकड़ी जो है वो ईंधन के लिए काम में आती है, बाकी और कोई काम में नहीं आती। किसके लिए काम में आती है, ईंधन के लिए ज्यादातर काम में आती है मेरे भाइयों। हालांकि आगे चल के अपन देखेंगे जो रोहिड़ा है इसे मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं, तो वो आगे चल के बात करेंगे, क्योंकि इससे उधर के लोग फर्नीचर भी बनाते हैं। आपके जो पुलिस में हवलदार होते हैं उन पे जो इतनी लंबी बंदूक होती है वो इसी से बनती है, आपके रोहिड़ा से। तो वो आगे चल के बात अपनी होगी, अभी नहीं। लेकिन इसमें जो ये समूह के आधार पे देखा जाए इन सभी वृक्षों को, तो ध्यान रखना बेटा इनकी जो लकड़ी है वो ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। ओके, तो यहां पे पहला पॉइंट तो विशेष में क्या रहेगा, ध्यान रखना, यह है राजस्थान के सर्वाधिक मेरे भाइयों भाग पर, यह है राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाले वृक्ष है, पाए जाने वाले वृक्ष है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, इन वनों की लकड़ी का प्रयोग, इन वनों की लकड़ी का प्रयोग, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों किसके रूप में, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। तो बेटा आपके जो ये वाले वृक्ष हैं ये राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर रहेंगे, पहली बात। और इन वनों की जो लकड़ी रहेगी वो किसके रूप में काम में ली जाती है, ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। ये हमारा सेकंड स्टेप और हुआ जिसे अपन कह रहे थे उष्ण कटिबंधीय धौक वन। अब चलेंगे मेरे भाई थर्ड स्टेप पे, और वो आपका कौन सा रहने वाला है, तो आराम से समझिए बेटा, उष्ण शुष्क मानसूनी पर्णपाती या पतझड़ वन आपका रहेगा सर। ओके सर, और इसके अंतर्गत भी आप देखेंगे मेरे भाइयों उष्ण शुष्क मानसूनी पर्णपाती या पतझड़ वन के अंतर्गत। यहां पे आइए, अपन ने अभी तक बेटा किस किस को कवर किया है, इसको कर लिया जिसको आपने कहा था उष्ण कटिबंधीय कटीले या मरुस्थलीय वन, आपने इसको कवर कर लिया जिसको आपने अभी कहा है उष्ण कटिबंधीय धौक वन। और अब अपनी जो बात है वो यहां पे ध्यान रहे आपको, अब अपनी जो बात है वो इस एरिया के अंतर्गत अपन आ चुके हैं। और ये जो एरिया है मेरे भाइयों, ये वाला जो एरिया है जिसके अंतर्गत अपन बात करने वाले हैं, इनको बोलते हैं अपन उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वन, उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वन। अब सर इनका विस्तार कहां रहेगा वो भी मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, देखो यहां पे जो आपका वर्षा था इस जगह पे वो था 0 से 30, यहां था 30 से 60, इसमें आप वर्षा लेके आएंगे सबसे पहले तो भाई साहब ये 50 से 80, कितनी लेके आओगे, 50 से 80 सेंटीमीटर। अब बात की जाए प्रतिशत की, तो यहां पे था भाई साहब 6%, यहां पे था आपका 58%, तो यहां ध्यान रखना कितना था 28%। ओके सर, तो यहां पे जो परसेंटेज रहेगा वो 28% रहेगा।
अब विस्तार कैसे याद करेंगे सर? तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यार, 1 मिनट में आपको याद कराते हैं विस्तार। आइए, ये जो वेजिटेशन रहेगा बेटा, ये जो आपका वनस्पति रहेगा, इसमें एक तो ध्यान रखेंगे, ये यहां पे मिलेगा आपको A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। मतलब सर एक तो मिलेगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ओके सर। और भाई साहब इसका कुछ विस्तार आपको मिलेगा मेवाड़ वाले एरिया में। कहां पे मिलेगा बेटा? मेवाड़ वाले एरिया में। मतलब कि मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे आप, राजसमंद, नीचे की तरफ जाएंगे तो उदयपुर, इधर की तरफ जाएंगे तो चित्तौड़गढ़, बिल्कुल राइट सर, और इधर की तरफ आएंगे तो भीलवाड़ा। तो देखो एक एरिया तो आपको उस तरीके से याद रखना है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है। और एक याद रखना है मेवाड़ के हिसाब से। ओके सर। अब बाकी के जो जिले रह जाते हैं, जैसे यहां पे एक जिला रह जाता है आपका बूंदी, इधर की तरफ जाएंगे तो टोंक, और एक जिला रह जाएगा दौसा। ये वैसे याद रखना है आपको, बूंदी, टोंक और दौसा। अब बताइए आपके जो पर्णपाती बने उनको कैसे याद किया अपन ने विस्तार के रूप में? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 4 तो ये जिले रहेंगे, 4 मेवाड़ के रहेंगे, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। ओके सर। बाकी 3 जिले, हाड़ौती में से एक जिला जो अंदर की तरफ है बूंदी, उससे ऊपर एक टोंक और एक जिला दौसा। डन सर, डन। तो विस्तार के रूप में अपन ने कैसे याद किया? A प्लस बी प्लस सी प्लस और डी। ओके सर। प्लस पर हमने क्या किया यहां पे? मेवाड़। ओके सर। और प्लस हमने क्या किया? एक जिला लिया जिसका नाम था बूंदी, एक जिला लिया जिसका नाम था टोंक, और बेटा एक जिला लिया जिसका नाम था दौसा। ओके सर। अब यहां पे जैसे ही आप खोलेंगे तो बताइए, ए से तो आ जाएगा अलवर, बी से आ जाएगा आपका भरतपुर, सी से आ जाएगा बेटा आपका करौली, और डी से आ जाएगा धौलपुर। ठीक है सर। और जब मेवाड़ की आप बात करने के लिए जाओगे तो मेवाड़ में एक तो आएगा आपका राजसमंद। ओके सर। एक आप इधर रखेंगे उदयपुर। ओके सर। एक आप इधर रखेंगे चित्तौड़गढ़। ठीक है सर। और एक जिला आपका रहेगा मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे भीलवाड़ा। तो ये वाला जो एरिया रहेगा वहां पे जो वनस्पति मिलेगी उसे आप कहेंगे मेरे भाइयों उष्ण, क्या कहोगे बेटा? उष्ण, शुष्क, मानसूनी या पर्णपाती या पतझड़ वनस्पति। चलिए सभी लोग चाय पी लो। आप पढ़ाई भी किया करो मेरे भाइयों, और सुबह सुबह नाश्ते के साथ क्लास लिया करो यार। आप तो घर पे रहते हो पूरी एनर्जी के साथ, और मुझे भी, मैं अपने स्टूडियो के अंतर्गत आता हूं, यहाँ पे भी घर जैसा फील होता है, क्योंकि डेली आप देखते हो ये सभी लोग मिलकर चाय पिलाते हैं मेरे भाई। आइए बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, पुनः प्यार भरा नमस्कार मेरी ओर से। चलिए अब बात करते हैं वृक्ष या घास, इसमें कौन कौन से रहने वाले हैं। तो बेटा वृक्ष या घास के रूप में जब आप इसके अंतर्गत आओगे तो इसमें ध्यान रखना, एक तो आता है साल। क्या आता है? साल। एक आता है बेटा इसके अंतर्गत सागवान। ओके सर। और एक आता है बेटा शीशम। साल, सागवान, शीशम। ठीक है सर। इसके अलावा मेरे भाइयों इसमें एक वृक्ष रहेगा आम और चंदन। आम और चंदन। ठीक है सर। और एक इसके अंतर्गत रहेगा, ध्यान रखना, खैर। और एक रहेगा जिसे आप कहते हो पलाश, या जिसे कहते हो ढाक, या जिसे कहते हो आप खाकरा। पलाश, ढाक या खाकरा भी इसके अंतर्गत रहेगा। तो ये कुछ वृक्षों का समूह रहेगा जो उष्ण, शुष्क, मानसूनी, पर्णपाती या पतझड़। अब सर याद कैसे करेंगे हम? तो ध्यान रहे 3 वृक्ष तो ऐसे हैं जो सा से स्टार्ट हो रहे हैं, साल, सागवान और शीशम। बिल्कुल सर। साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन, ऐसे 3 तो सा वाले याद करेंगे बेटा, साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन। और फिर उसके बाद आपको पता है कि खैर जो वृक्ष है इससे कत्था बनाया जाता है कथौड़ी जनजाति द्वारा। यह सबसे ज्यादा उदयपुर में, और उदयपुर इस समूह में है। बिल्कुल। और पलाश, ढाक या खाकरा जो है मेरे भाइयों राजसमंद में पाया जाता है, और भाई साहब राजसमंद इस ग्रुप में है। तो 2 और एडिशनल याद करेंगे आप, पलाश, ढाक या खाकरा। तो इसमें वृक्षों का जो समूह रहेगा वो मैंने कैसे बताया है? साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन। साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन। और लास्ट वाले 2 रखेंगे आप खैर, और एक रखेंगे पलाश। सुरेश कुमार बिल्कुल सही कह रहा है। प्रियंका बेटा ये आगे आ जाएंगी सारी चीजें, है ना। चलिए ओके, अब चलते हैं बेटा विशेष के ऊपर। विशेष क्या रहने वाला है तो बताइए भाई साहब। इन वनों को अगर आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से कि साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन और खैर और पलाश, तो एक बात बताइए यार, इन वनों की जो लकड़ी होती है बेटा,
ये बताइए अपने फर्नीचर के लिए काम में आती है कि नहीं आती? बिल्कुल। जब भी आप मार्केट में जाओगे कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो भाई साहब वहां पे अपन अगर फर्नीचर से संबंधित चीज खरीदने के लिए जा रहे हैं तो एक ही बात कहते हैं दुकानदार को कि भाई साहब साल की दिखाना, या शीशम की दिखाना, या सागवान की दिखाना। ये वह लकड़ी है मेरे भाइयों जिसे फर्नीचर के रूप में काम में लिया जाता है, और ऐसी लकड़ी जिसे फर्नीचर के रूप में काम में लिया जाएगा तो बताइए वो इकोनॉमी रेट में उच्च होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो आर्थिक दृष्टि से इसका ज्यादा महत्व है, ध्यान रखना। ये गजब की लाइन है भाई साहब। इन बनों का ये ध्यान रखेंगे बेटा, आर्थिक दृष्टि से, इन बनों का आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है। तो इन बनों का बेटा आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्व है, जिनको हम कहते हैं उष्ण शुष्क मानसूनी पर्णपाती या पतझड़ वन कहा जाता है। ओके, डन डन सर। तो ये अपना तीसरा पॉइंट और हुआ बेटा इन बनों के अंतर्गत। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे मेरे भाइयों, और चौथा जो पॉइंट अपना रहेगा उसे कहेंगे उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। कौन से वन बेटा? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। ये कौन से रहेंगे? तो देखो ये थे अपने पास उष्ण कटिबंधीय कटीले या मरुस्थलीय वन, ये अपने पास थे जिसको आपने कहा था मेरे भाइयों उष्ण, इसको आपने क्या कहा था बेटा? ध्यान रखना, इसको आपने कहा था उष्ण कटिबंधीय धौक वन। ओके सर। और ये अभी आप पढ़ के आ ही रहे हो, जिनको कहा है आपने उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती या पतझड़ वन जिनको कहा है। और अब भाई साहब जो मैं आपको लेके चलने वाला हूं मेरे भाइयों, इस एरिया को अगर छोड़ दूं, यहां अपन सदाबहार पढ़ने वाले इस एरिया को छोड़ दूं, तो अब अपन पता है किसके अंतर्गत आ चुके हैं मेरे भाइयों। अगर आप अच्छे से मेरे को सुन रहे हैं तो अब अपन आ चुके हैं उष्ण कटिबंधीय सागवान वन में। कहां आ चुके बेटा? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन के अंतर्गत आ चुके हैं जी गुरुजी। तो ये जो आपका टाइप रहेगा मेरे भाइयों, ये चौथा नंबर का टाइप रहेगा। तो सबसे पहले तो वर्षा की बात करेंगे। अब बताइए इसी से निकालते आइए, 0 से 30 थी, 30 से 60 थी, 50 से 80, तो इसमें क्या करेंगे अपन 75 से 110। तो यहाँ जो वर्षा का एवरेज रहेगा वो ध्यान रहे आपको 75 से 110 सेंटीमीटर रहेगा। बात प्रतिशत की जाए तो ये 6 था, ये 58 पे था बेटा, ये 28, और सागवान 7 से 7, तो सागवान कितने प्रतिशत पे रहेगा? 7% पे। अब बात आती है विस्तार की, तो कुछ नहीं करना भाई साहब, इधर से तो आपको किसको उठाना है? हाड़ौती को उठाना है। किसको उठाना है? हाड़ौती क्षेत्र को उठाना है। लेकिन हाड़ौती क्षेत्र में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बूंदी वाला जिला नहीं लेना है, क्योंकि बूंदी उधर आ चुका है। ठीक है सर। और इधर की तरफ से आपको वो बांगड़ वाला एरिया उठाना है। कौन सा वाला बेटा? बांगड़ वाला। बस ये चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब एक हाड़ौती क्षेत्र तो कोटा, बारा और झालावाड़, और एक बांगड़ वाला एरिया बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ वाला एरिया, बाकी सब ऊपर की तरफ चला गया था। ओके सर। तो विस्तार इजी है मेरे भाइयों। हाड़ौती के अंतर्गत से आप उठा के लाएंगे क्या? कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, बारा, झालावाड़। ओके सर। और नीचे की तरफ से जब जाएंगे बांगड़ वाले क्षेत्र में तो ध्यान रखना एक मिलेगा आपको बांसवाड़ा। ओके सर। एक जिला मिलेगा आपको जिसको आप कहेंगे डूंगरपुर, और बेटा एक जिला मिलेगा जिसे आप कहेंगे प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। अब बात आती है वृक्ष और घास की, कि इधर कौन कौन से वृक्ष आपके रहेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, इधर जो वृक्ष रहेंगे उनमें एक रहेगा आपका सागवान। कौन रहेगा? सागवान। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सागवान तो आपने उधर भी लिखा है, तो मैं अभी आपको 1 मिनट में समझाता हूं। आइए, मैंने सागवान इधर भी लिखा है, बिल्कुल। जब आपका ये सागवान साल, सागवान, शीशम, आम, चंदन के साथ आए तो ध्यान रखना फिर आंसर करना होगा उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती वन। और अभी जिस इस ग्रुप के अंतर्गत मैं लिखा रहा हूं, अभी यहां से ध्यान रखना, यहां कौन कौन से रहेंगे? सागवान रहेगा, इसके अलावा मेरे भाइयों गूलर रहेगा, इसके अलावा इसके अंतर्गत एक वृक्ष आता है जिसे आप कहेंगे महुआ, और बेटा एक वृक्ष रहेगा यहां से तेंदू। तो सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू। याद करने का तरीका क्या रहेगा? सागवान तो रहेगा ही, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस जीएमटी बोलना है। क्या बोलना है? जीएमटी। जीएमटी का मतलब ऐसा मत करना कहीं ये बोल दो ग्रीनविच मीन टाइम है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। नहीं 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 नहीं, इसका सागवान के आगे बस जीएमटी लिखना है, और जीएमटी का मतलब रहेगा गूलर, महुआ और तेंदू। बिल्कुल। तो इसका जो रहेगा मेरे भाइयों सागवान के साथ साथ इन अगर ये वाले वृक्ष आते हैं तो आप ध्यान रखना क्या करोगे? उष्ण कटिबंधीय सागवान पर गूलर, महुआ और तेंदू। अब चलते हैं सर विशेष क्या है। तो आप एक बात बताइए, जो गूलर है इसका प्रयोग औषधि में किया जाता है, महुआ जो है इससे शराब बनती है, औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता है, और तेंदू जो है इससे आपको पता ही है बीड़ी बनती है।
बात तो गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तो बताइए ये है वह वृक्ष है जिनके कहीं ना कहीं उद्योग स्थापित किए जाते हैं। बिल्कुल सर। तो कौन से वृक्ष है जिनका प्रयोग औद्योगिकरण के रूप में किया जाता है? तो ध्यान रखना भाई साहब, सागवान वन। तो यहां पे ये ध्यान रखेंगे इन वनों का प्रयोग या इन वनों का महत्व बेटा औद्योगिकरण के रूप में है, औद्योगिकरण के रूप में है। बिल्कुल सर। तो इन वनों का जो महत्व है वो औद्योगिकरण के रूप में आता है। कौन से वाले का बेटा? उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। तो उष्ण कटिबंधीय सागवान वन के अंतर्गत जो वर्षा का परसेंटेज रहा मेरे भाइयों वो रहा 75 से 110%। ये कितने भूभाग पे या एरिया पे फैले हुए? तो वो रहा 7%। विस्तार कैसे याद करोगे? 3 हाड़ौती के कोटावारा झालावाड़ और 3 राजस्थान से, दक्षिणी राजस्थान से बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसमें वृक्ष कौन कौन से रहेंगे? तो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है उष्ण कटिबंधीय सागवान, तो सागवान तो आप उठा ही लेंगे। उसके आगे बस जीएमटी लिखना है, गूलर, महुआ और तेंदू। ओके सर। और जैसे इन वृक्षों को हमने देखा तो पता चला इनसे संबंधित जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उस पर कई कारखाने स्थापित होते हैं। तो इनका जो महत्व है वो किसके रूप में है बेटा? औद्योगिकरण के रूप में इनका महत्व लिया जाता है। ओके सर, डन है मामला? डन है सर। अब चलते हैं अपना एक लास्ट टाइप और रहा बेटा इसके अंतर्गत, जिसको आप कहेंगे उपोष्ण सदाबहार या उपोष्ण पर्वतीय वन। और ये वाले जो वन रहेंगे मेरे भाइयों इनको देखो बेटा। अब बताइए अपन ने सबसे पहले यहां कौन से किए थे? 5 बार बुलवा चुका हूं भाई साहब। उष्ण कटिबंधीय क्या कटीले या मरुस्थलीय वन। इसके बाद अपन ने कौन से किए थे बताओ? उष्ण कटिबंधीय धौक वन। इसके बाद अपन ने यहां पे पढ़े मेरे भाइयों कौन से? उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती या पतझड़ वन। और अभी अपन पढ़ के आ रहे हैं भाई साहब उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, बिल्कुल। और अब मेरे पास जो लास्ट बचा है भाई साहब आपका टाइप वनों का, वो ये वाला है जिसे आप कहेंगे नंबर 5 पे मेरे भाइयों उपोष्ण सदाबहार या मेरे भाइयों उपोष्ण पर्वतीय वन। ओके ओके, चलिए बेटा इसको देखते हैं मेरे भाइयों लास्ट को। इसमें वर्षा की जब बात आएगी तो ध्यान रखना बेटा, वर्षा इसमें रहने वाली है 150 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसमें जब वर्षा की बात रहेगी तो 150 सेंटीमीटर से अधिक। प्रतिशत की बात रहेगी तो ध्यान रखना 1% से भी कम, 1% से भी कम क्षेत्रफल पाए जाते हैं। अब देखो यहां से आप क्या एक अच्छी बात लेके जा सकते हो बताइए। ये वाले जो वन थे ये आपके 6% पे थे, ये आपके 58 पे थे, ये आपके 28 पर थे, ये 7 पर थे और ये आप कह रहे हैं 1% से कम। तो इसका मतलब कल को आपसे ये कहे एग्जामिनर कि भौगोलिक वर्गीकरण में राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे उष्ण कटिबंधीय धौक वन, बिल्कुल। और सबसे कम कौन से पाए जाते हैं तो आप कहेंगे उपोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय या सदाबहार वन। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरु आप। तो भाई साहब सबसे ज्यादा तो आपको कौन से मिले हैं, तो आप कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय धौक वन, ये हमारे पास सबसे ज्यादा रहेंगे। और सबसे कम कौन से मिले हैं, तो आप कहेंगे मेरे भाइयों उपोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय या सॉरी उष्ण तो यहां लगेगा ही नहीं बेटा, उपोष्ण लगाना है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सदाबहार या उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। यहां पे ये 2 लाइनें आपको जरूर याद रखनी है। जी गुरुजी क्या याद रखनी है? सुनो भाई साहब, आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर, तो ध्यान रखना राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो भाई साहब राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं भौगोलिक वर्गीकरण में कौन से? उष्ण कटिबंधीय धौक वन। और यहां ध्यान रखेंगे भाई साहब कि राजस्थान के सबसे कम, राजस्थान के सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। तो राजस्थान के सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं कौन से वाले भाई साहब? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या पर्वतीय वन। अब आ जाते हैं चलिए सर विस्तार के रूप में। तो भैया इतनी वर्षा जो 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा बताई जा रही है, यह वर्षा तो केवल राजस्थान में एक ही जगह होती है और वो जगह है मेरे भाइयों कौन सी? माउंट आबू। कौन सी जगह है बेटा? माउंट आबू। तो यह वर्षा तो केवल आपकी एक ही जगह होती है भाई साहब, माउंट आबू। और माउंट आबू आपका पड़ता है कहां पे बताइए? सिरोही के अंतर्गत। बोलो कहां पे पड़ता है? सिरोही।
अब इसमें वृक्ष या घास कौन कौन से रहने वाले हैं, तो भाई साहब ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो रहेगा मेरे भाइयों इसके अंतर्गत जामुन, ओके सर। एक इसके अंतर्गत आप रखेंगे बांस, और एक ये वाली वनस्पति जिसको आप कहेंगे अंबरतरी वनस्पति, अंबरतरी वनस्पति, ओके सर। ये अंबरतरी वनस्पति क्या होता है बेटा, ये औषधि युक्त पादप होता है। क्या होता है, एक औषधि युक्त पादप होता है जिसका प्रयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय मेरे भाइयों सदाबहार जो वन आप कह रहे हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार या पर्वतीय वन, इनमें 3 टाइप की आपकी वेजिटेशन रहेगी। एक जामुन रहेगा, एक बांस रहेगा, और एक ध्यान रखना मेरे भाइयों कौन सा, अंबरतरी वनस्पति। बेफिक्र रहिए, लास्ट की 5 मिनट में पूरा रिवीजन कराने वाला हूं भाई साहब। आज जो समझाया उसका पूरा रिवीजन, मस्त रहिएगा। उंगलियों पे याद करा दूंगा ये पूरा वर्गीकरण। अभी तक आपको कुछ परसेंटेज याद हो भी गया होगा, 60%, और लास्ट में फुल रिवीजन कराने वाला हूं यार, टेंशन क्यों लेते हो। अब करता हूं विशेष की बात, ठीक है सर। अब बताइए जिस जगह पे भाई साहब आपकी वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है, बताइए उस जगह पे एक ही प्रकार के वन मिलेंगे या विभिन्न टाइप के वन मिलेंगे? सर विभिन्न प्रकार के मिलेंगे। और मेरे भाइयों तुम्हें पता है इनको सदाबहार क्यों कहते हैं? क्योंकि जब विभिन्न टाइप के वृक्ष यहां पे मिलते हैं तो इन वनों के लिए कहा जाता है कि इन वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब बताओ जब सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलेगी देखने के लिए, तो क्या बताइए, कभी कोई सी ऋतु आएगी तो कुछ वृक्ष अपनी पत्ती गिरा देंगे जो उस ऋतु में गिराते हैं, फिर अगली ऋतु आएगी तो कोई और वृक्ष अपनी पत्ती गिराएंगे तो जब तक वो हरे भरे हो चुके होंगे, फिर अगली कोई ऋतु आएगी तो फिर ये वृक्ष आपकी पत्ती गिराएंगे तो तब तक और हरे भरे हो चुके होंगे। इसका मतलब ये वनस्पति यहां विभिन्न टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है, इसलिए ये वेजिटेशन एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराती है। इसलिए पूरी साल जब आप इनको देखेंगे तो हमेशा ये हरे भरे रहते हैं मेरे भाइयों, इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्या, सदाबहार वन। तो बेटा इनमें 2 चीजें याद रखना मेरे भाइयों। एक तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि यह जो वृक्ष आपके होते हैं मेरे भाइयों, इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि ये वृक्ष अपनी पत्ती एक साथ नहीं गिराते, और जैव विविधता अगर अधिक रहेगी तो बताइए इन वनों में जो सघनता होगी वो काफी ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, काफी ज्यादा सघनता। इनकी लताएं एक दूसरे में इस प्रकार से घुसी हुई रहती हैं बेटा। अब बताइए जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो क्या इन वनों में धरातल तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो कौन से वन होते हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है? आपके सदाबहार वन। तो ये 2-3 चीजें याद रखेंगे, जिनमें सबसे पहली बात तो ये कि इन वनों में मेरे भाइयों सर्वाधिक जैव विविधता, इन वनों में बेटा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है, ओके सर। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है मेरे भाइयों कि इन वनों में सूर्य का प्रकाश, इन वनों में सूर्य का प्रकाश मेरे भाइयों धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। तो इन वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, ओके सर। और यह भी ध्यान रखेंगे कि ये जो वनस्पति है बेटा ओनली फॉर केवल आपके राजस्थान के अंतर्गत केवल और केवल कहां पे मिलती है? तो यह भी ध्यान रखेंगे ये जो वन है आपके राजस्थान के अंतर्गत केवल और केवल आपके माउंट आबू सिरोही वाले एरिया में मिलते हैं। अब पहले तो मुझे कमेंट करके आप एक बार ये बताओ कि वनों का जो भौगोलिक वर्गीकरण था उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन गलत तो नहीं करेंगे। पहले इस वर्गीकरण में से मुझे ये बताओ टाइप करके कि क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। फिर इसका मैं एक बार और आपको पूरा रिवीजन कराता हूं मेरे भाई। जल्दी से मुझे एक बार ये बता दो बस कि भाई साहब यहां जो वनों का आपका भौगोलिक वर्गीकरण मैंने बताया है यह समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताओ एक बार भाई साहब, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जी सर, हाँ बिल्कुल भाई साहब, माउंट आबू को अपन क्या कर दिए हैं अब, आबू राज। बिल्कुल सही पकड़े, बिल्कुल बेटा। ओके जी गुरुजी, जी गुरुजी। चलिए सर, ओके बहुत बढ़िया बेटा। ओके, नहीं होगा गलत सर, नहीं होगा। वेरी गुड। इसका मतलब मेरे लिए भाई साहब मुझे जैसे बच्चे चाहिए थे आप बिल्कुल वैसे हैं। मुझे फालतू की चीजों से कोई मतलब नहीं। आप फालतू के कमेंट करते हो वो मैं लेता भी नहीं हूं मेरे भाइयों। मुझे इसी टाइप के बच्चे चाहिए थे और मुझे उसी टाइप के बच्चे मेरे मिले। इसीलिए मुझे मेहनत करने में काफी मजा आता है और आपको पढ़ने में काफी मजा आता है मेरे से। ये तो मैं आपकी कमेंटों से देख ही लेता हूं। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अब देखो यार, जब इतने अच्छे बच्चे सामने हो तो क्यों मन नहीं करेगा मेरा रिवीजन कराने का। अभी देखिए धुआं उड़ाते हैं 5 मिनट के अंतर्गत। आइए जी गुरु जी, लीजिए भाई साहब। बात क्या हो रही थी अभी बताता हूं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से।
अपन पढ़ रहे थे भाई साहब वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। जी गुरुजी, अपन पढ़ रहे थे वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। ओके, ये हमारा था बेटा वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। पूरा रिवीजन अभी हो जाएगा 1 मिनट में, वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। ओके सर, और ये जो अपना वनों का भौगोलिक वर्गीकरण था, इसमें मेरे भाइयों आपने देखे थे 5 टाइप के वन। एक ये, एक सर ये, और एक आपके पास लगभग ये, और एक ये एरिया, और एक ये वाला एरिया। ठीक है सर, ये हमारे पास 5 टाइप के वन थे, जिनके अंतर्गत मेरे भाइयों आपने सबसे पहले वाले को कहा था, अब यहां पे ध्यान रहे, आपने इसको कहा था उष्ण कटिबंधीय। एक बार पूरे नाम लिख लेते हैं फिर मचाएंगे धुआं। कटीले या मरुस्थलीय वन, बिल्कुल कहा था सर। सेकंड वाला जो था, इसको आपने कहा था उष्ण कटिबंधीय। ओके सर, और ये था मेरे भाइयों धौक वन, उष्ण कटिबंधीय धौक वन। तीसरे वाले को आपने कहा था उष्ण शुष्क, उष्ण शुष्क मानसूनी या पर्णपाती या पतझड़ वन, तो एक ही नाम लिख लेता हूं अभी तो, मानसूनी वन। चौथे वाले को बेटा आपने कहा था उष्ण कटिबंधीय। जी गुरुजी, और ये था मेरे भाइयों सागवान, उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। ओके सर, और लास्ट वाला जो था 5वें नंबर का, इसको बेटा आपने कहा था उष्ण कटिबंधीय, सॉरी उपोष्ण आएगा बेटा, यहां पे थोड़ा क्लाइमेट अलग मिलता है, तो इसको आपने कहा था उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार। और ये भी नाम ध्यान रखेंगे इसका, ये आया हुआ है एग्जाम में, सदाबहार या पर्वतीय वन। ओके सर, अब देखो मेरे भाइयों किस बच्चों को क्या याद नहीं हुआ मैं देखता हूं। आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके परसेंटेज की। तो बताइए ये जो था आपके पास, ये आपके 6% पे था, राइट सर। ये जो था भाई साहब, ये आपका कितने पे था, तो आपने देखा था 58% पे। और ये जो था भाई साहब वो तीसरा टाइप, ये कितने पे था, 28 पे, बिल्कुल राइट सर। और ये जो था सागवान वाला, बताइए ये कितने पे था, 7। और ये वाला कितने पे था, 1% पे। तो आपका परसेंटेज तो रहा है कैसे, 6, 58, 28, 7 और 1, बिल्कुल राइट सर। फिर मेरे से कोई आप में से वर्षा की बात करेगा, तो इसमें जो वर्षा थी वो थी बेटा 0 से 30 सेंटीमीटर। ओके सर, इसमें जो वर्षा थी वो थी 30 से 60 सेंटीमीटर, और इसमें जो वर्षा थी बेटा वो थी 50 से 80 सेंटीमीटर, और इसमें जो वर्षा थी बेटा वो थी 75 से 110 सेंटीमीटर, और यहां पे जो वर्षा थी लास्ट वाले में बेटा वो थी 150 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से अप थी। ओके सर, तो अपन ने ये परसेंटेज और ये वर्षा देख ली। अब इसके बाद क्या था, वृक्ष देखने थे मेरे भाइयों, विस्तार तो इजी गोइंग है। फिर वृक्षों का समूह कैसे देखा था वो भी बता देता हूं। बताइए उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आपने क्या देखा था, नागफनी देखा था जिसको कैक्टस कह रहे थे, डंडा तोड़ देखा था, कटीली झाड़ियां देखी थी, और आग देखा था, बिल्कुल। उष्ण कटिबंधीय धौकवन के अंतर्गत राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी था, रोइडा था, और रेल बनानी थी कैर वैर बबूल। ओके सर, और मानसूनी वनों में क्या था, 3 सा था, मतलब 3 तो सासा वाले थे, साल सागवान शीशम, साल सागवान शीशम आम चंदन, और एक था आपका मेरे भाइयों इसके अलावा खैर, और एक था पलास, बिल्कुल राइट सर। और इसमें क्या था बेटा, लास्ट चौथे वाले में सागवान में, इसमें क्या करना था, सागवान, और साथ में लिखना था जीएमटी, सागवान, गूलर, महुआ, तेंदू। ओके सर, और आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार में क्या था, जामुन था, बांस था, और अंबरतरी वनस्पति थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर भाई साहब इनका क्या महत्व था, तो आपको पता था ये मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक है, मरुस्थलीकरण में सहायक या मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक, बिल्कुल सर, मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक थे ये वाले वन। ओके सर, दूसरे वाले में इन वनों में क्या कहा था मैंने, कि इनकी लकड़ी जो है वो ईंधन के रूप में काम में आती है। इनके लिए मैंने क्या कहा था, साल सागवान शीशम वाले, कि सर इनकी लकड़ी जो है वो फर्नीचर के रूप में काम में आती है, इसीलिए इनका जो महत्व है वो आर्थिक दृष्टि से महत्व, इनका बेटा आर्थिक दृष्टि से महत्व था। और सागवान वाले वनों के लिए मैंने क्या कहा था मेरे भाइयों, कि इनका जो प्रयोग है वो औद्योगिकरण के रूप में होता है, औद्योगिकरण के रूप में होता है। जी गुरुजी, और लास्ट वाले वनों के अंतर्गत क्या कहा था मैंने, कि इन वनों में भाई साहब जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता। अब विस्तार की बात करते हैं तो भाई साहब यहां तो कोई टेंशन ही नहीं थी इन वनों में, इनों में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 जिले थे, जैसलमेर था, बीकानेर था, बाड़मेर था, ओके सर, और जोधपुर था। बताइए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। फिर भाई साहब ये लास्ट वाला आपको याद करना था, ये वाले इसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं थी, ये तो माउंट आबू सिरोही में था। ओके सर, यहां आपको क्या दिक्कत थी बताइए, इसके अंतर्गत आपको बांगड़ लिखना था बस, और बांगड़ के अलावा हाड़ौती का एरिया लेना था। ओके सर, और इसमें क्या दिक्कत थी बताइए, इसके अंतर्गत भाई साहब मैंने A+B+C+D लिख दिया था, और प्लस मेवाड़ा लिख दिया था, और कुछ जिले और थे जैसे बूंदी था, इसके अलावा टोंक था, और इसके अलावा दौसा था।
अब बताइए बचे कुछ सब जिले किस में चले जाएंगे? उष्ण कटिबंधीय धोकबन के अंतर्गत चले जाएंगे। बोलो पूरा वर्गीकरण समझ में आया कि नहीं आया? एक तो कमेंट बनता है यार, एक कमेंट तो बनता है भाई साहब। कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि ये पूरा वर्गीकरण आपके समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल मेरे भाइयों, जल्दी से कमेंट करके बता दो बस एक बार। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे भाइयों। ओके बेटा, वेरी गुड। हाँ, इसमें वाह नहीं कटता है। ओके मेरे भाइयों, इसमें वाह नहीं कटता है। ठीक है बेटा, ये लो, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ये लो बेटा। ओके ठीक है सर। चलिए वागड़ प्लस हाड़ों की। ओके यस सर, डन डन डन। ओके वेरी गुड मेरे भाइयों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं मेरे भाइयों अगली बात आपसे करने के लिए। और सर अगली बात क्या है मेरे भाइयों, वो देखिए आप। देखो कल की क्लास कैसी होने वाली है भाई साहब, आपको बता देता हूं आज ही। देखो कल की क्लास में मैं क्या करने वाला हूं, देखो ऐसे आपके लिए लेके आऊंगा भाई साहब। कल की क्लास में प्रमुख वृक्ष क्या लेके आऊंगा? प्रमुख वृक्ष क्या देख रहे हो आप? खेजड़ी पे चर्चा करेंगे मेरे भाइयों। इसके अलावा हर एक वृक्ष का फोटो लेके आएंगे अपन। फिर क्या आ जाएगा आपके सामने? रोहिड़ा। तो कल की जो क्लास होने वाली है वो काफी लाजवाब क्लास होने वाली है मेरे भाइयों। इन सभी वृक्षों पे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं बेटा। और अगली एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे भाइयों? वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे लक्ष्य परिवार के द्वारा मेरे भाइयों आपकी पीवाई की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मेरे भाइयों विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन एक ही जगह है, और वो भी सब्जेक्ट वाइज है, और सब्जेक्ट वाइज में भी टॉपिक वाइज है। तो मेरे भाइयों देरी किस बात की, पीवाई को निकालना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप कंटेंट पढ़ रहे हो मेरे भाइयों। तो ये भी ध्यान रहे। तो जाइए नजदीकी बुक स्टोर से इसे आप परचेज कर सकते हैं, और वहां पे अगर ये बुकें नहीं मिले तो मेरे भाइयों लक्ष्य क्लासेस का मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं सर। और अगली एक और बात मेरे भाइयों, हमारा जो लक्ष्य परिवार है उसके अंतर्गत सभी छात्रों का, पूरे राजस्थान के छात्रों का जो प्यार, स्नेह और हमारे प्रति जो विश्वास देखने को मिल रहा है वो काफी गजब का विश्वास देखने को मिल रहा है मेरे भाइयों। इस परिवार के अंतर्गत जो ये इतना बड़ा परिवार बन चुका है मेरे भाइयों इस चैनल पे, वो सब आपकी बदौलत है। और मैं चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि अपना परिवार बढ़े नहीं, अपना परिवार समृद्धि नहीं करे, अपना परिवार आगे नहीं जाए, अपने परिवार में अन्य सदस्य नहीं आए। ये कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि अपना परिवार जो है वो सुख समृद्ध रहे मेरे भाइयों, और ये बहुत बड़ा होता जाए। तो मैं भी चाहता हूं मेरे भाइयों लक्ष्य परिवार के द्वारा जितने भी सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, और आनंद गुरुजी जिनको मैं बड़े सर कह के पुकारता हूं, बड़े सर जो है उनकी जो प्लानिंग है मेरे भाइयों, मैं आपको सच बता रहा हूं, हम तो सिर्फ कार्य करते हैं, लेकिन इस कार्य के पीछे जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और प्लानिंग बनाने का कार्य जो किया जाता है वो आपके सबसे चहेते और प्रिय आनंद गुरुजी के द्वारा किया जाता है। बस उस पर तो हमको उतरना होता है। तो भाई साहब उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका रहती है कि कैसे कैसे क्लास कब कब बच्चों को किस सब्जेक्ट के अंतर्गत और कैसे देनी है। मैं तो मानता हूं भाई साहब ब्रिलियंट। ओके, तो मेरे भाइयों इस परिवार के अंतर्गत आपका दिल खोलकर स्वागत है। जो भी नए बच्चे आज जुड़े हैं अपनी क्लास से और उन्हें लगता है कि लक्ष्य परिवार वाकई में विद्यार्थियों के हित में कार्य करता है, तो भाई साहब मैं तो इस परिवार का हिस्सा बन चुका हूं। आपको अगर इस परिवार का हिस्सा बनना है तो पीछे दिए गए QR कोड को स्कैन करें मेरे भाइयों, और लक्ष्य परिवार के अंतर्गत आपका स्वागत है। बाकी मिलेंगे सुबह कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए मेरे भाइयों जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।